हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे ग्रोइंग यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं क्लास 11th और 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स हम पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ आपके साथ आरटी अकेडमी पर। और आरटी अकेडमी पर हम ये कोर्स कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए। हमारा कोर्स फिनिश हो गया है, हम सैम्पल पेपर की सीरीज कर रहे हैं। कुछ सीबीएसई के सेट्स आपको सॉल्व करके दिखाए, कुछ आईएससी के, और आईएससी का सेकंड सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। और 2023 एग्जामिनेशंस के लिए फिजिक्स का एक आईएससी बोर्ड के लिए सैंपल पेपर आपके लिए इस लेक्चर में हम दे रहे हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है, पढ़ते ही क्या क्या थॉट्स आने चाहिए, किस तरह हम अप्रोच करेंगे, यही बात सिखाने की है। पेपर लिखना वो अलग बात है, वो करके ही आता है, जब आप लिखेंगे तो ही आपको लिखना आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट को किस तरह बातें करनी चाहिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन को देखकर हमें कैसा टेम्परामेंट बनाना चाहिए, हम कुछ वो शेयर आपके साथ करना चाहते हैं इन कुछ पेपर्स के थ्रू। चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आरटी अकेडमी की तरफ से जो पेपर है इसमें देखिए 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। उस शुरुआत के 15 मिनट में आपको कुछ नहीं करना है और लिखा हुआ है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 सेक्शंस है, सॉरी ABCD। सेक्शन ए में 1 मार्क क्वेश्चन है और सारे ही कंपलसरी। सेक्शन बी में 2 मार्क के 12 क्वेश्चंस हैं और वो सारे कंपलसरी। ऐसा हो सकता है कि इंटरनल चॉइस हो, क्वेश्चन में ए बी लिख के मिले और ए बी में कोई एक करना हो, लेकिन क्वेश्चन 2 जरूर करना है, ये मतलब। क्वेश्चन सेक्शन सी में 13 to 19 क्वेश्चन है और उसमें 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। और इंटरनल चॉइसेस आपको सेक्शन ए में नहीं, लेकिन हाँ बी और सी में मिल सकती हैं। और सेक्शन डी में देखें तो हमारे पास 20 से 22 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और उसमें 5 मार्क के क्वेश्चन हैं, दिमाग में रखें। और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिल सकती है, आपको मिल सकती है, मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं। चलिए सेक्शन ए की कहानी शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से ही बातें करते हैं। पहला तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चा, तो किसी तरह का इशू नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए। एक बात ध्यान रखें कि सिंगल करेक्ट टाइप हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले, मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन नहीं होते कि ए भी सही है और सी भी सही है, ऐसा नहीं। तो एक करेक्ट मिलेगा वही आंसर। क्या क्वेश्चन कह रहा है वैक्यूम है और ऐसी एक इमेजिनरी सरफेस है जो क्लोज्ड सरफेस है, यानी गॉस लॉ लग सकता है, -q and +3q ये चार्जेस उसके अंदर है। तो देखोगे तो +2q चार्ज आएगा और अगर हम टोटल फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा सिग्मा q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा q enclosed तो 2q है, तो हमारे लिए आ गया बेटा 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारे लिए करेक्ट है। ठीक, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि डिप एंगल बताना है जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। वैसे तो सीधा सीधा आंसर इसका 45 लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात पता है कि जब तुम tan डेल्टा का फॉर्मूला लगाते हो तो ये BV अपॉन BH आया करता है। कह रहा है कि BV और BH बराबर है, तो tan डेल्टा की वैल्यू 1 है, तो डेल्टा की वैल्यू चाहते ना चाहते 45 ही निकल के आती है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, PYQ टाइप प्रॉब्लम है और ये खूब लगातार पूछी गई। एक बीम है लाइट की, उसका पोलराइजिंग एंगल 35 डिग्रीज का है, किसी सर्टेन ग्लास प्लेट पर पड़ती है। तो कह रहा है कि बताओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो सबसे पहले तो इस पोलराइजिंग एंगल के कॉन्सेप्ट को हमें याद जानना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, इस पर एक रे पड़ रही है, यहां से रे रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। अब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे जिस वक्त 90 डिग्री पर होंगे आपस में, उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसे बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल। और ऐसे समय पर जो रिफ्लेक्टेड वाली जो रे है, ये रे प्लेन पोलराइज्ड हो जाएगी, इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। ये दिमाग में रखनी होती है बात। अच्छा सर, इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा tan IP इक्वल टू म्यू। ये किसकी बात हो गई है? इसे बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ।
क्लोस्टर्स में। तो आईपी की वैल्यू 35 है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो tan 35 मिल जाएगा। पुराना कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, कहीं भी गामा रेडिएशन हो रहा है, 10th क्लास का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे रखा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गामा रेडिएशंस आपको आने चाहिए, 10th क्लास का कोर्स है, जरूर पता होना चाहिए। तो चलो गामा रेडिएशन के बारे में जानते हैं। गामा रेडिएशन होता है तो क्या होता है। सबसे पहले Z और A, गामा रेडिएशन के निकलने से इस X में कोई परिवर्तन नहीं होता, Z और A सेम रहते हैं। बस ऐसा होता है कि न्यूक्लियस पहले एक्साइटेड था और अब ग्राउंड स्टेट में, यानी ना प्रोटॉन बदलता है ना न्यूट्रॉन बदलता है। बोथ प्रोटॉन, ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज, गलत बात। दोनों चेंज, गलत बात। देयर इज नो चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही सही बात है। सी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि गामा फोटॉन मटेरियल पार्टिकल नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज मिनिमम, किसकी एनर्जी मिनिमम होगी। तो दिमाग में रखें, एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं h न्यू, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम एनर्जी। तो न्यू मिनिमम जो है वो होता है रेड के लिए, इसलिए एनर्जी भी जो मिनिमम तुम्हें मिलेगी वो मिलेगी रेड के लिए। तो रेड हैज मिनिमम एनर्जी, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। Equipotential surfaces are those surfaces each point of which is at the same potential. जैसे let's suppose आपके पास एक कोई सरफेस है और इस सरफेस का ये पॉइंट V वोल्ट पर, 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 और जितने भी चलेंगे V वोल्ट पर रहेंगे। तो किसी भी पॉइंट का ऐसा लोकस ढूंढ लीजिए कि जिस भी 2 डायमेंशनल स्पेस में अगर वो प्रोपगेट हो या 3 डायमेंशनल स्पेस में प्रोपगेट हो, और वो रीजन आपको ऐसा मिल जाए जहां पर उस पॉइंट का पोटेंशियल कभी चेंज ना हो, तो वो कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, अ सरफेस whose each point is at same potential। कह रहा है कि नेट ईएमएफ बताओ ए और बी के अक्रॉस। ए और बी के अक्रॉस नेट वोल्टेज कैसे पता चलेगा। तो देखो 4 और 4 ये बन गए बेटा हमारे लिए 8 वोल्ट, और नीचे से भी 8 वोल्ट ही लगा हुआ है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रखा जाए, ये तय है कि माइनस प्लस, ये तय है कि माइनस प्लस। इस B वोल्ट को हम 0 मान लेते हैं, और आगे जाएंगे तो 8 वोल्ट बनेगा, तो यहां से आगे जाएंगे तो भी तो 8 वोल्ट ही बनेगा। अब इसमें हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। जब बेटा यहां से यहां जाएंगे तो प्लस से माइनस आ रहा है तो -8 वोल्ट लिखेंगे, जब यहां से आ जाएंगे तो +8 वोल्ट लिखेंगे। क्लोज लूप में चले हैं तो 0। अरे ए और बी के आसपास तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, तो जवाब यहाँ ये 0 ही रहेगा। 8 वोल्ट सपोर्ट कर रहा, 8 वोल्ट अपोज कर रहा, नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि नहीं की रखा है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाया जाए, उसमें सिलिंड्रिकल शेप के क्यों रखे जाते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को डिटेल में देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि जो हॉर्सशू मैग्नेट है उसको सिलिंड्रिकल इसलिए रखा जाता है ताकि जो फील्ड है वो हमें रेडियल फील्ड मिल पाए, और जो भी हमने लूप रखा हुआ है उसका मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड के साथ हमेशा सेम एंगल बनाए, विच इज 90 डिग्रीज। तो टॉर्क के कॉन्सेप्ट में जब आते हैं, सिलिंड्रिकल इस तरह का सिलिंड्रिकल शेप रखने से रेडियल फील्ड्स मिलती हैं। तो उसके सेंटर पर अगर हम लूप को रखते हैं, लूप के प्लेन को, तो लूप के प्लेन का ओरिएंटेशन बदलने से भी नेट एंगल बिटवीन बी फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट रिमेंस 90 डिग्री ऑलवेज, जिसकी वजह से टॉर्क मैक्सिमम रहता है, विच इज एफ। इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। What is the value of power factor in a pure resistor connected to an alternating source?
प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। Z की वैल्यू अगर हम जाने तो Z की वैल्यू होती है R² प्लस जीटा L माइनस जीटा C रेज टू पावर 2। क्योंकि प्योर रेजिस्टिव है इसलिए ना जीटा L है ना जीटा C है, तो Z की वैल्यू बेटा R बन गई। एंड cos फाई की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है R बाई Z, दैट बिकम्स 1 क्योंकि Z की वैल्यू R के बराबर है। तो हमारे लिए पावर फैक्टर बन जाता है 1 जब भी कभी प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। सिंपल सा। What should be the path difference between the waves reaching a point for obtaining constructive interference in YDSE? कितना पाथ डिफरेंस होना चाहिए ताकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई दे? YDSE में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n लैम्डा पर दिखाई देता है, यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल अगर हमारे पास होगा तब तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। डायरेक्ट आंसर। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल का मतलब है यू हैव गॉट सम मीडियम, जैसे ये हमारे लिए मीडियम, यहां से एक रे आ रही, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। आप यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करें और रे जो है वो पाथ पर ग्रेज करने लग जाए, पाथ पर ग्रेज करने लग जाए ये, तो रिफ्रैक्शन का एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई देने लगेगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए वो इंसिडेंस का एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर इसका डेफिनेशन बनानी है तो यही डेफिनेशन इंग्लिश में बोल लीजिए, वो डेफिनेशन बन जाएगी, हमारे पेपर में लिखने लायक हो जाएगा। क्या कहेंगे? The angle of incidence corresponding to which the angle of refraction becomes 90 degree is called as critical angle. Basic. Name the series in the atomic spectra of hydrogen atom that falls in the ultraviolet region. हम जानते हैं कि लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री ऐसे सीरीज होती है। हम हम्फ्री तक जाते नहीं हैं। बामर जो है वो विजिबल जोन में आता है, बाकी सब इंफ्रारेड में आते हैं, फार इंफ्रारेड में आते हैं। लाइमन जो है वो यूवी रेस निकालता है, मतलब लाइमन सीरीज में यूवी रेस मिलती है, तो हम इस सीरीज का नाम क्या रखेंगे बेटा? लाइमन सीरीज। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। वी हैव टू रेज ऑल दिस ताकि हम अगले क्वेश्चंस पे ध्यान दे पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। In a potentiometer experiment, the balancing length with a resistance of 2 ohm is found to be 100 cm, while that of an unknown resistance is 500 cm. Calculate the value of unknown resistance. 2 ohm लगाने पर 100 cm पे बैलेंसिंग मिलती है, और कोई अननोन है उस पर 500 cm पर बैलेंसिंग मिलती है, तो क्या करना चाहिए? तो हमें कहना चाहिए R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। R1 2 था, हमें 100 पे मिल रही थी, R2 पता नहीं है लेकिन हमें 500 पे मिल रही है, तो R की वैल्यू जो है वो 10 ओम्स आ गई। आंसर खत्म, पैसा आ जाए। पहलू सवाल आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कह रहा है। रेक्टेंगुलर लूप है, उसका एरिया 5 मीटर स्क्वायर्ड है, 50 टर्न्स हैं, उसमें 1 एम्पीयर का करंट भी आ रहा है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, 0.1 तक लेगी मैग्नेटिक फील्ड, और 30 डिग्री के एंगल पर ये रखा गया है लूप को। कैलकुलेट द टॉर्क। ध्यान रखें, अगर लूप का सरफेस 30 डिग्री पर है तो हमारा एरिया वेक्टर 60 डिग्री पर है। जैसे मान लीजिए कि लूप है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये एंगल अगर 30 है तो एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल होगा वो 60 होगा, और हमें टॉर्क में एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट से मतलब होता है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए। अगर तुम टॉर्क के बारे में बात करो तो उसका फॉर्मूला होता है NIAB और साइन थीटा, ये रहेगा। N का मतलब कितने टर्न्स? 50 टर्न्स। करंट कितना? 1 एम्पीयर। एरिया कितना? 5 मीटर स्क्वायर्ड। बी फील्ड कितना? 0.1। साइन 60 कितना? √3/2। खत्म, आंसर न्यूटन इनटू मीटर में। तो आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं, सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, बस सॉल्व करवा रहा है आपसे। कह रहा है कि करंट I फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट वायर है,
और राइट एक्सप्रेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी। पी पॉइंट मान लिया जाए कि डी डिस्टेंस पर है, तो एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहो तो इनफाइनाइट वायर की बी फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अगर आप इसे बनाना चाहो तो कुछ नहीं करना है, आपको एक एम्पियर्स लूप ले लेना है और इस तरह से ऐसे ही घूमता हुआ मानना है। फिर आप क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल अप्लाई करें और लिखें म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड, और ये हो गया आपका एम्पियर्स लॉ, जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। इस लूप की सिमेट्री वायर से हर जगह बराबर है, इस वजह से बी फील्ड कांस्टेंट रहेगी और 2 पाई डी इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, और सामने आ गया बेटा म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज्ड। तो बी की वैल्यू क्या बन गई बेटा, म्यू नॉट इनटू आई अपॉन 2 पाई डी, ये फॉर्मूला बन गया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो डायरेक्शन के लिए हम पाम रूल का इस्तेमाल करेंगे, थंब को करेंगे करंट की डायरेक्शन में और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसकी डायरेक्शन में हम फिंगर फैला लेंगे, तो जो पाम आएगी वो फील्ड की डायरेक्शन बताएगी व्हिच इज परपेंडिकुलर इनवर्ड द बोर्ड गोइंग अवे फ्रॉम द लीडर। An electric current I flows through the circular loop as this. Write an expression direction of the magnetic field at the center of the loop. सबसे पहले लूप में फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं। तो जहां थंब आता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड मूविंग टुवर्ड्स द रीडर और कमिंग आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड द बोर्ड, इस तरह से रहेगी। फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको इसका डेरिवेशन करना है तो यू कैन डिराइव इट टू एक छोटा सा डीएल सेगमेंट ले लीजिए और सेंटर पर फील्ड निकालनी है, तो आई होप ये 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है आपको। और फिर यहाँ पर बायट-सवर्ट लॉ लगाइए, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल, और वो 90 डिग्री है तो sin थीटा खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये छोटा सा डीवी है, और अगर मैं इसकी नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखने की कोशिश करूं, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और बेटा डीएल का इंटीग्रेशन होगा, डीएल का इंटीग्रेशन अल्टीमेटली 2 पाई आर बनेगा, पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये डेरिवेशन हो गई, डायरेक्शन और एक्सप्रेशन और इसका डेरिवेशन मैंने तीनों ही आपको बता दिया। चलिए आप रिवर्स करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑल्दो उसकी नीड नहीं है, अब बस देखते चलना कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम क्वेश्चंस को। चलो अगला देखो क्या कह रहे हैं। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट को 400 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे ही आपको ये दिखाई देगा आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सर ये तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हाँ, और स्टेप अप में जो इनपुट है प्राइमरी वो 200 है, और जो आउटपुट है यानी सेकेंडरी जो वो 440 है। प्राइमरी कॉइल में 1000 टर्न्स है, तो सेकेंडरी के बारे में बताना। सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला है, हम क्लास में कई बार ये डिस्कशन कर चुके हैं कि NS अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन EP। तो NS का जो फॉर्मूला बनेगा वो ES अपॉन EP इंटू NP बनेगा। सॉल्व करें। ES सेकेंडरी में बोल रहा है कि 440 का आउटपुट चाहिए, 200 का इनपुट था, 1000 शायद कुछ ऐसे टर्न्स दिए हुए हैं, 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, इससे आप काटेंगे तो 220 आने वाला है, तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 2200 टर्न्स। इतने टर्न्स हमारे सेकेंडरी में थे। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोवेव्स। सबसे पहली बात, प्रॉपर्टीज पूछी जाए तो आपके दिमाग में कुछ बातें आनी चाहिए, ये विजिबल नहीं होती, हमारी ह्यूमन आईज से डिटेक्ट नहीं कर सकती। दूसरी खास बात, इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, विजिबल लाइट से फ्रीक्वेंसी कम रहती है, इंफ्रारेड से भी कम रहती है, वेवलेंथ बहुत लार्ज बड़ी है। इस्तेमाल क्या है कि इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, इनकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि अगर किसी तरह का मॉलिक्यूलर डाइपोल रखा जाए तो ये डाइपोल को ऑसिलेट करा सकते हैं, जो ऑर्डिनरी लाइट कम करा सकती है।
वो माइक्रोवेव्स बहुत ज्यादा करा सकते हैं। धूप में रहने से हम गर्म हो जाते हैं, कारण क्या है? हम उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। जवाब है हाँ। किस तरह कर रहे हैं, मैकेनिज्म क्या है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी बॉडी पर पड़ती हैं और जितने डाइपोल्स उनको ऑसिलेट कराती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे मॉलिक्यूल्स अचीव करते हैं, गेन करते हैं, और वो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है उससे हमारा मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है। एंड द सेम थिंग इज डन बाय माइक्रोवेव्स इन अ वेरी 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 लार्ज स्केल। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। फॉलोइंग मिरर्स के क्या यूजेस हो सकते हैं? कॉन्वेक्स तो रियर व्यू की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक छोटे मिरर में एक बड़ा व्यू लिया जा सके। कॉन्केव को रियल इमेज कैप्चर करने में इस्तेमाल किया जाता है। रियल इमेज कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, नथिंग स्पेशल। दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा स्मॉल इमेज बनाया करता है, और कॉन्केव मिरर अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो लार्ज इमेज बनाता है। तो अगर हमें कोई एक पोर्शन लार्ज करके, बड़ा करके, जूम करके देखना है तो वो इससे देख सकते हैं। अच्छा, आगे क्या बात है? The deviation produced for violet, yellow and red light are this. So deviation delta violet is 3.75 degrees, delta yellow is 3.25 degrees, delta red is 2.86 degrees. तो what is the dispersive power? ओमेगा की वैल्यू पूछी जा रही है, हमें फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए। डेल्टा V minus delta red upon delta yellow. Delta V is 3.75 minus 2.86 divided by 3.25. अब मैं इसे सॉल्व तो नहीं कर रहा बच्चों, जस्ट डू इट, सॉल्यूशन करिए, डेसिमल में रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा आंसर। जैसे डिस्पर्सिव पावर पूछे आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ, दैट इज n of violet minus n of red divided by n of yellow minus 1। लेकिन ये फॉर्मूला काम ही सिर्फ तब करता है जब थिन प्रिज्म का केस दिया हो, अदरवाइज ये काम नहीं करता। लेकिन हमारे सिलेबस में थिन प्रिज्म बोले ना बोले, जो भी तमाशा करे, किताबें सीधे सीधे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ थिन प्रिज्म में करेक्ट होता है, वरना नहीं होता। इसलिए मैंने इसका क्वेश्चन ना देके डेविएशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक डिवीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला? मास डिफेक्ट क्या होता है? हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये जो इससे पहले वाला सैंपल पेपर था, कि एक चीज है एक्सपेक्टेड मास न्यूक्लियस का। एक्सपेक्टेड मास का मतलब हुआ z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस का सम जो होगा वो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए, हमारी नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, और ये बिल्कुल मैथमेटिकल रीजनिंग है। लेकिन इन रियलिटी जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का हुआ करता है वो स्लाइटली लेस होता है इस एक्सपेक्टेड मास से। तो दिस डिफरेंस ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M of X is called as delta M and this is mass defect, यानी कि the difference in the actual and expected mass of a nucleus is called as mass defect। कहां से आता है ये मास कम होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और रिलीज कर देता है न्यूक्लियस इस एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करके ही न्यूक्लियस का एनर्जी स्टेट कम होता है और न्यूक्लियस स्टेबल हो पाता है। अच्छा, what conclusion is drawn from Rutherford's scattering experiment of alpha particle? इंपॉर्टेंट बात है, जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहली बात कि दो महानुभाव मार्सडन एंड गाइगर, इन दो लोगों ने किया। इस एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट करने में रदरफोर्ड का कोई रोल नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में जीनियस है रदरफोर्ड का। क्या बताते हैं? तो थोड़ा सा रिकॉल करो कि एक्सपेरिमेंट क्या है। अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो कम डेविएट हो रहे हैं, पास से निकल रहे हैं तो ज्यादा डेविएट हो रहे हैं।
एग्जैक्टली उस पॉजिटिव चार्ज जोन पर पड़ रहे हैं, तो 90 डिग्री से ज्यादा का डेविएशन सफर कर रहे हैं। 20,000 के आसपास पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराओ तो कोई 1 2 3 4 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेविएशन सफर करते हैं, वरना लगभग अनडेविएटेड चले जाते हैं। उन्होंने कहा एटम बहुत छोटे हैं लेकिन पूरी तरह खाली है। थॉमसन मॉडल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि थॉमसन मॉडल ठीक होता तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम में स्कैटर्ड होता, फैला हुआ होता। तो वो जो फैला हुआ चार्ज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप नहीं कर सकता कि किसी हाई काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर डेविएट कर जाए, लगभग वापस भेज दे। इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से तब बन सकती है जब उतना पॉजिटिव चार्ज इतना एटम के पास है, वो बहुत टाइनी जोन में, जिसको उन्होंने बाद में न्यूक्लियस नाम दिया, उसका रेंज निकाल के दिया कि 10⁻⁻15 मीटर के आसपास की उसकी रेडियस है, उतने छोटे जोन में हमारा सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर। अगर सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर है तो बाहर क्या है? बाहर है इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज्यादा चर्चा रदरफोर्ड अपने रिसर्च में नहीं करके गए, लेकिन न्यूक्लियस के बारे में बता गए कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is just concentrated in a very tiny zone which has some range of 10⁻⁻15 meter, and later on he called this tiny zone as nucleus। ये इनका सबसे बड़ा कंक्लूजन। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं, इसके बाहर रहते हैं। कैसे रहते हैं ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया, ना वो बताना चाहते थे। हालांकि एक भ्रम है, ये सीन बन गया कि रदरफोर्ड का कोई मॉडल भी है, पढ़ाया भी जाने लगा, क्या बेकार की बात है। ये कंक्लूजन देते हैं। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, बस इतनी बात। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी आपके दिमाग में तुरंत फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आना चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन कंडक्ट एन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी रेडिएशन की जिससे किसी मेटल की सरफेस से फोटो एमिशन हो सके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पिक्चर में आ सके। यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो कॉल्ड फोटॉन्स अगर किसी मेटल की सरफेस पे गिरते हैं तो वो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएं और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी मेटल की सरफेस को रिलीज करे, छोड़ दे और वो एमिट हो जाए। इसको बोलेंगे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर किसी मेटल से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट the minimum frequency required for photoelectric emission from a metal surface। अच्छा, इससे कम फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं होगा, जवाब नहीं होगा। What is stopping potential? Let me explain। मान लीजिए कि h न्यू हमने रेडिएशन फॉल कराया, इतनी एनर्जी, और h न्यू नॉट हमारे वर्क फंक्शन के बराबर है। क्लियर है मेरी बात? क्या है ये? वर्क फंक्शन। अब अगर मैं कह दूं कि मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो यानी जो इंसिडेंट एनर्जी है वो रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा। ये बता के गए हमारे आइंस्टीन साहब। और ये काइनेटिक एनर्जी मेजर करने के लिए रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया जाता है, और जितने रिटार्डिंग पोटेंशियल से ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म कर दी जाएगी, वो पर्टिकुलर पोटेंशियल कहलाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन बनेगी द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रॉन इमूवेबल फ्रॉम द मेटल सरफेस। निकलने नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कह रहे, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बच रही है, एनोड उसे पूरी तरह से रोक ले रहा है। ठीक, पूरी काइनेटिक एनर्जी को नलिफाई करने के लिए जितने मिनिमम पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इरेज करते हैं बेटा इसे। ठीक, चलो अगला देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस? आइंस्टीन का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेट मी टेल यू। वही मास डिफेक्ट को याद करो। तो आइंस्टीन साहब कहते हैं कि मास और एनर्जी कंजर्व नहीं है इस दुनिया में। मास कंजर्वेशन जैसा कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन जैसा कुछ नहीं। एनर्जी एंड मास आर द सेम थिंग्स बट द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ अस। हम उन्हें अलग अलग तरह से देख रहे हैं। हम मास को टच कर सकते हैं, एनर्जी को टच नहीं कर सकते, लेकिन ये टच करना है तो हमारे सेंसेस के ऊपर है।
हम इन्हें अपना इतना ह्यूमन क्यों बना रहे हैं इस नेचर को? तो उन्होंने कहा मास और एनर्जी एक ही चीज है, ये हम अलग अलग कैसे समझते हैं। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और न्यूक्लियर फिजिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या इस ब्रांच में पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, उन सब ने अपनी लैब्स में अपने प्रोफेसर्स के मुंह से क्लास लेक्चर्स में देखा होगा कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट और मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ करता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास और एनर्जी का कन्वर्जन होता है, बहुत आम बात है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एनर्जी और मास का जो कन्वर्जन है वो कुछ इस प्रकार के रिलेशन से फॉलो हो रहा है। डेल्टा एम इज द मास, जितने मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसको स्क्वायर करके यहां मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये जो भी नंबर हमारे पास बनकर आया, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी बन जाएगा अगर दिस डेल्टा m इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इस पूरे मास को खत्म कर दो, कोलैप्स कर दो, तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी के बराबर की एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, ये कहां से विचार आया? एक बहुत स्पेशल थ्योरी है आइंस्टीन की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वहां से विचार इनको आता है। वहां से विचार क्या आता है, वहां पे इसका प्रॉपर प्रूफ है इस चीज का। अच्छा, एक्सप्लेन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो एक आदमी है जिनका नाम है डी ब्रॉय, ज्योग्राफी का स्टूडेंट, फिजिक्स लेन देन नहीं है, पर आदमी फिजिक्स में आता है, नोबेल लेके जाता है। शुरुआती दिनों में कहता है कि जो रेडिएशन है, जिस पर न्यूटन के टाइम से झगड़ा चल रहा है कि वो वेव है या मैटर है, पार्टिकल है, उसको कहता है कि इट हैज डुअल नेचर। मतलब ये वेव भी है, यानी इसके पास वेवलेंथ भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, साथ ही साथ ये मटेरियल पार्टिकल भी है, यानी इसके पास मोमेंटम भी है। मोमेंटम mv, मास एंड वेलोसिटी, मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टी। और ये रिलेशन बनाता है कि जो मोमेंटम है वो h अपॉन लैम्डा है। लैम्डा वेवलेंथ है और p मोमेंटम है हमारे उस फोटोन का जिसकी एनर्जी h न्यू बताई गई थी क्वांटम मैकेनिक्स के स्टार्टिंग मॉडल में। कुछ सालों बाद जब इसको थोड़ी बहुत सराहना मिलती है और किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी थ्योरी में, मॉडर्न डे थ्योरी में इनकी बात गलत नहीं पाई जाती, तो ये अपनी बात को बताते हैं, आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर रेडिएशन वेव और मटेरियल पार्टिकल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज रख सकता है, तो जब वेव मटेरियल बन सकती है तो मटेरियल वेव क्यों नहीं बन सकता? तो मैटर, मटेरियल पार्टिकल्स भी डुअल नेचर रखते हैं। और डुअल नेचर ऐसा कि अगर कोई मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम तुम कोई भी चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूविंग पार्टिकल है, तो मूविंग पार्टिकल के साथ उसकी जुड़ी होगी कोई ना कोई वेवलेंथ, और ये है एसोसिएटेड डी ब्रॉय वेवलेंथ। क्या कहलाई बेटा? ये डी ब्रॉय वेवलेंथ। और इसका क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है h/p। अरे ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया? नहीं नहीं, पहले फॉर्मूले में बता रहे हैं कि मोमेंटम क्या होगा अगर लैम्डा इतना है। अब बता रहे हैं कि मोमेंटम तो हम जानते हैं मटेरियल का चलने पर, उसके साथ, उस मोमेंटम के साथ जुड़ जाती है उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ, और जब भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो पार्टिकल के साथ साथ वेव कैरेक्टर भी रखता है। अब ध्यान दें कि लैम्डा की कुछ सुटेबल या नॉन सुटेबल वैल्यूज हो सकती हैं। अगर सुटेबल वैल्यू है जिससे वेव कैरेक्टर के कुछ फिनोमेना सामने आ सकते हैं, तो हम कहने लग जाते हैं कि हाँ वेव कैरेक्टर दिखा है। इलेक्ट्रॉन्स के केस में दिखता है। मार्सन गाइगर के एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों ने एक चीज देखी थी, इसको बोलते थे हम लोग, याद करो, अपने में ही हम लोगों ने पढ़ रखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराया गया निकल के क्रिस्टल पे, इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट पे वही हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो वो इलेक्ट्रॉन्स के पैटर्न के वजह से हम समझ पाते हैं कि हाँ, एक्सपेरिमेंट भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव के जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है तो मैटर के पास भी डुअल नेचर होगा। डी ब्रोगली की शानदार एक थ्योरी है जो अभी तक ट्रू है, हम उसको फॉलो करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट इन एन एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायोड।
डाइपोल के लिए निकालना है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये उसकी एक्सियल पोजीशन। यहाँ पर कोई प्लस चार्ज होगा, यहाँ कोई माइनस चार्ज होगा। ये सेंटर पॉइंट है, बीच के डिस्टेंस को 2a बोल देते हैं और सेंटर से किसी r सेपरेशन पर p पॉइंट बोलते हैं। प्लस चार्ज की वजह से फील्ड इस तरफ होगी। किसका फॉर्मूला पूछा, फील्ड का कि पोटेंशियल का? जरा चेक करें, पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछा तो महालल्लू। तो दो चीजों की वजह से p पॉइंट पर बच्चा हमारे पास पोटेंशियल आने वाला है। कौन है वो दो लोग? वो दो लोग, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। तो हम लिखेंगे v एट p ड्यू टू प्लस q कितना होगा? तो हम कहेंगे वो होगा kq ओवर r माइनस a। और v ड्यू टू माइनस q क्या होगा? तो तुम कहोगे kq ओवर r प्लस a। लेकिन क्योंकि निगेटिव चार्ज निगेटिव है तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में तो माइनस साइन रखना ही होता है। हम लोग r को बीच से नाप रहे हैं, तो ये दूरी a है और ये दूरी भी a है, तो प्लस चार्ज की दूरी r माइनस a होगी और माइनस चार्ज की दूरी r प्लस a होगी। तो अगर तुम टोटल नेट पोटेंशियल की बातें करने लग जाओ तो वो होगा v ड्यू टू प्लस q प्लस v ड्यू टू माइनस q। ऐड करने पर ही पोटेंशियल आया करता है। kq बेटा बाहर निकाला गया, तो 1 बाय r माइनस a माइनस 1 बाय r प्लस a, ये हमारे पास अंदर बचेगा। kq बेटा यहाँ लिखा गया, नीचे लिखा गया बेटा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a प्लस b है माइनस b। यहाँ आया बेटा r प्लस a माइनस r प्लस a, और आपसे r से r कैंसिल होता हुआ आपको देख पा रहे हैं। तो आपको दिखेगा kq इंटू 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप 2qa को देखेंगे तो लिख देंगे बेटा डाइपोल मोमेंट p, और यहाँ आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये बन गया आपके लिए v नेट। लेकिन अब आप क्या कहा करते हैं? कहते हैं सिंस r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, बहुत दूर का पॉइंट है, डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, आइडियल डाइपोल, तो आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर मस्ट बी वेरी 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 स्मॉलर देन r स्क्वायर। तो हम उसको प्लस माइनस में इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो बेटा v नेट आया करता है उससे हम कह सकते हैं कि kp डिवाइडेड बाय ओनली r स्क्वायर। और खोलकर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p ओवर r स्क्वायर। ये हमारे लिए फॉर्मूला बन गया एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का। आसान है, बिल्कुल आसान। कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफैरड का है, 6 माइक्रोफैरड का है, 10 माइक्रोफैरड का है, 10 वोल्ट की बैटरी पर है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, तो सबसे पहले 6-3 को देखें, सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब होता है 1/c प्राइम इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। और आप इसे देखेंगे तो नीचे 6 ऊपर 2 प्लस 1 यानी कि 3/6 दैट इज 1/2, तो c प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर ये 10 और ये पूरा का पूरा 2 पैरेलल में है बेटा, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हुआ करते हैं। तो जब आप c इक्विवेलेंट की वैल्यू बताएंगे तो 10 प्लस 2 यानी कि 12 माइक्रोफैरड्स आ जाएगी। ये हमारा पहला आंसर। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। सबसे पहली बात कि अगर हम बैटरी का पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, ठीक। और C इक्विवेलेंट कितना हमारे पास? 12 माइक्रोफैरड। और किसी एक कैपेसिटर में एनर्जी पूछ नहीं रहा है, वो पूछ रहा है सिस्टम की, सिस्टम मतलब टोटल की। और टोटल का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि एनर्जी का मतलब होता है हाफ CV स्क्वायर। अगर आप सिस्टम की बातें करेंगे तो सिस्टम का आपको कैपेसिटेंस रखना होगा और बैटरी 10 स्क्वायर। बेसिकली 100 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज नथिंग बट 50, तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 1200 लिख लें, डिवाइडेड बाय 2 कर लें, तो ये बचा 600। माइक्रो खत्म नहीं हुआ था, इस वजह से माइक्रो को जिंदा रखें और कहें कि 600 माइक्रो जूल इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नथिंग स्पेशल। छोटा सवाल है, आसान है, और इस तरह के सवाल रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्योंकि सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट रजिस्टर से हटा दिया गया है, तो कैपेसिटर में आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ लिखा हुआ है इस तरह से PQRS करंट आ रहा है, और कह रहा है कि बताओ इसकी बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगी। तो लेट्स टेक अ लुक एट बैलेंसिंग कंडीशंस। इस जगह के पोटेंशियल को बेटा V मान लो, यहाँ को 0 मान लो। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है, इस वजह से जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होना चाहिए। लेट्स से कि वो x और x है।
तो अगर मैं I1 आते देख रहा हूं तो यहां भी I1 ही आते देखूंगा, नीचे I2 आते देख रहा हूं तो यहां भी I2 ही आते देखूंगा। मैं कहूंगा कि V माइनस एक्स अपॉन P, V माइनस एक्स अपॉन P, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज करंट। ठीक, इसी तरह मैं नीचे लिखूं कि V माइनस एक्स अपॉन R, तो ये जो वैल्यू है ये सीधे सीधे I2 के बराबर होगी। ठीक इसी तरह हम लिख सकते हैं x माइनस 0 डिवाइडेड बाय Q, और ये वैल्यू जो है बेटा वो I1 के बराबर होगी। यहां भी देख ले बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 अपॉन S, x माइनस 0 अपॉन S, और ये वैल्यू जो है वो I2 के बराबर होगी। तो सबसे पहले I2 इक्वेट कर लेना चाहिए और हमें लिखना चाहिए V माइनस एक्स अपॉन R इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन S। फिर ऊपर वालों को भी इक्वेट कर लेना चाहिए और हमें लिखना चाहिए V माइनस एक्स अपॉन P इक्वल टू x माइनस 0 अपॉन Q। अब इन दो इक्वेशंस को बेटा डिवाइड लगा देना चाहिए, V माइनस एक्स, x माइनस 0 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। और यही हमारा सुंदर प्यारा अपना रिजल्ट होगा कि इस कंडीशन पर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड रहेगा। इरेज करने का समय आता हुआ, लेट्स इरेज दिस मटेरियल। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर सवाल तुमसे कह रहा है, एक रे है, वो प्रिज्म पे आती है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, एंगल 40 डिग्री का है जिस पर वो इंसिडेंट होती है, इमर्जेंस का एंगल 60 है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बताना है। अच्छा, ए बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रखा है। ध्यान रखें हमारे कोर्स में मिनिमम डेविएशन के अलावा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं सर, और अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो जो भी सवाल दे रखा है वो जग मार के है तो मिनिमम डेविएशन का ही। तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अब यार ये जो डेल्टा मिनिमम है ये फंस रहा है, अगर पता होता तो ए निकल आता। हम जानते हैं कि I प्लस E माइनस ए इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ये होता है। I और E दे रखा है तो बस यहां डाल दीजिए उसे। देखिए क्या लिखा है, म्यू इक्वल टू साइन ए की जगह बेटा ए रहा, डेल्टा मिनिमम की जगह क्या रहा, I प्लस E माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। आपने देखा a से a कैंसिल हो गया। फिर आप देखें कि 40 और 60 के एंगल्स हैं, तो हमारे पास जो अंदर आ रहा है वो है साइन 100 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। ये बन गया बेटा साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.52 दे रखा है, तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं, तो मैं इसको करने नहीं जाऊंगा क्योंकि कैलकुलेटर से ही वैल्यू सॉल्व होगी, उतने डेसिमल के आगे कि डायरेक्ट आएगा नहीं। तो साइन a बाई 2 बेटा क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा साइन 50 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1.52। तो फिर a बाई 2 क्या बनेगा, a बाई 2 बनेगा साइन इनवर्स साइन 50 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1.52। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या बनेगा, 2 साइन इनवर्स साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.52। ये आंसर साइन 50 डिग्री कैलकुलेटर पे डाल के ही निकलती है, क्योंकि मेरे पास अभी हाथ में है नहीं और आसपास भी नहीं रखा है, तो मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ, वरना ये इनवर्स फंक्शन वैसे भी नहीं निकलेगा। तो अगर कैलकुलेटर उठाया जाए और सॉल्व किया जाए तो 1 मिनट में इसके बाद आंसर आ जाए। तो मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, वो पूछना क्या चाहता है, किस रास्ते से पूछना चाहता है, वो मैंने आपको अपने कोर्स की मदद लेकर बताया। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ बतानी है। तो चलो फोकल लेंथ बताते हैं।
बाय एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। दिस इज 1.5 माइनस 1। पहली रेडियस पॉजिटिव, दूसरी रेडियस नेगेटिव। ये एक डेढ़ में से एक जाएगा, आधा बचेगा, एंड यू हैव गॉट 30 है, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आया 3, यहाँ आया 2, यू विल गेट 3 2 5 5 6। तो मेरे हिसाब से बना 1/12। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई बेटा +12 सेंटीमीटर। बिल्कुल लल्लू सवाल है, एलिमेंट्री क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्या कह रहा है, हाइगन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करो। तो हाइगन प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास एक मिरर है जिससे हम रेज को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं। तो एक रे इंसिडेंट कराइए और उसी के पैरेलल दूसरी रे इंसिडेंट कराइए। ठीक, नॉर्मल बनाइए, कुछ वैसा ही जुगाड़ बगल में भी लगाइए। नॉर्मल तो साहब यहां भी बनाना है। इसके बाद आप रिफ्लेक्शन कराइए, इसका भी रिफ्लेक्शन कराइए, और पैरेलल ही रहेंगी रेस, क्योंकि रेस पैरेलल आ रही हैं तो रहेंगी भी पैरेलल और जाएंगी भी पैरेलल। तो सबसे पहले क्या करें, एक 90 डिग्री के एंगल की लाइन बनाएं और कहें कि ये जो येलो लाइन है वो रेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए वो वेव फ्रंट है। क्योंकि वेव फ्रंट जो होती है वो रेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। और उसके बाद एक दूसरी लाइन बनाएं जो रिफ्लेक्टेड रे पर परपेंडिकुलर हो, और कहें कि वो रिफ्लेक्टेड रे पर परपेंडिकुलर यानी रिफ्लेक्टेड रे की वेव फ्रंट है। इस तरह से यू। ठीक, अब फटाफट से काम करें। कहें कि ये एंगल I है और कहें कि ये एंगल R है। ये I है तो मुझे नहीं पता कितना ये है, लेकिन ये पूरा यहां तक का एंगल अगर तुम देखोगे तो वो 90 माइनस I निकलेगा। नॉर्मल के साथ मिरर 90 डिग्री पे होता है, इस वजह से ये I बचेगा। 90 माइनस I हटा तो I बचा। सिमिलरली ये एंगल 90 माइनस R रहेगा, तो नीचे वाला जो एंगल है ये R रहेगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, A, B, C और D ये ले लेंगे, और उसके बाद कहेंगे इन दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं ACD और ABC, इन ट्रायंगल्स में अगर आप ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD, इसमें आप देखें तो AC और AC इक्वल हैं क्योंकि कॉमन है। ठीक, मैं तुझे सब लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये कॉमन है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के लिए और क्या करें, एक एंगल 90 दिखाई दे रहा है और दूसरा एंगल भी 90 दिखाई दे रहा है क्योंकि वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू रेस। तीसरी चीज दिख जाए तो बात बन जाए। मैं जानता हूं कि इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट में रे को जाने में कुछ t टाइम लगा, और इस वेव फ्रंट से इस वेव फ्रंट जाने में दूसरी वाली रे को भी t टाइम ही लगेगा, क्योंकि पोस्टुलेट यही कहता है कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट को जाने में सारी रेस को बिल्कुल बराबर का समय लगेगा। तो ये वाली रे भी उतने टाइम में, ये वाली रे भी उतने टाइम में। तो हम कहेंगे vt इक्वल टू vt, दैट इज पोस्टुलेट, हम कहेंगे पोस्टुलेट ऑफ टाइम। अच्छा, तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी दिख गई, तो हम कहेंगे कि ABC is congruent with triangle ACD, hence I equal to R। प्रूफ हो गया। इतना छोटा सा करना होता है, बहुत ज्यादा रेस कई किताबों में बनी होती है, सब बकवास है। जो लिख रहा हूं बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा है, आसानी से आएगा। चलो अगला देखो क्या कह रहा है। बोर पोस्टुलेट बताइए और ग्राउंड लेवल की एनर्जी बताइए। बोर का पोस्टुलेट वही है कि सर्कल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, बाहर कहीं है न्यूक्लियस के। दूसरी बात यह है कि वो ही ऑर्बिट्स स्टेशनरी हैं, अलाउड हैं, स्टेबल हैं, जहां पे एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, ये बेसिक असम्पशंस है। और
मेरे पास मान लीजिए इस तरह से कोई सर्कुलर रेडियस है, ऑर्बिट है, ये सेंटर पर मेरे पास z टाइम्स e का पॉजिटिव चार्ज है, z मतलब एटॉमिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉन है, किसी v स्पीड से दौड़ रहा है, ये रेडियस है, nth शेल है, तो इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगी। एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेटा 1/4πε0 ze² इक्वल टू mv² r से r बेटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे लिए जो वैल्यू आती है mv² की वो आती है 1/4πε0 ze²r। और अगर मैं यहाँ 1/2 का और यहाँ भी 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस बिकम्स माय काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बेटा आ चुकी है, दैट इज 1/8πε0 ze²r। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। Now talk about the potential energy. The potential energy of system is 1/4πε0 ze into e, लेकिन वो माइनस का है, डिवाइडेड बाय r, दैट इज -1/4πε0 ze²r। और ये बन गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी बेटा। अब तुमसे कोई कहे कि टोटल एनर्जी बताओ क्या होगी, तो टोटल एनर्जी के लिए तुम लिखोगे बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू आएगी -1/8πε0 ze²r। और करने की कुछ खास जरूरत नहीं, बस दोनों को जोड़ लो यार, तो z² पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, 1/8 -1/4 बचेगा, -1/8 आएगा, नथिंग स्पेशल। तो ये रही हमारी टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो बेटा r पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि एनर्जी r पर डिपेंड कर रही है, हम r का फंक्शन नहीं चाहते हैं, तो हम लिख लेते हैं mvr इक्वल टू nh/2π। ये रहा। अब अगर मैं रेडियस को ही हटाना चाहूं तो मुझे कहीं ना कहीं से इस फॉर्मूले में वेलोसिटी को हटाकर रेडियस का निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो v की वैल्यू क्या बन रही है गौर से देखना, nh/2π इंटू mr। अब v को उठा के वहां डाल दें, तो मेरे लिए v² उस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे तो लिखा हुआ है 1/4πε0 ze²r, और फिर m को भी नीचे भेज दो। ठीक है मेरी बात? जब आप यहाँ v की वैल्यू डाल तो क्या आएगी, n²h²/2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, π²m²r² इक्वल टू 1/4πε0 ze²r इंटू m। और यहां से अगर काटना पीटना शुरू करोगे तो पाई से पाई, 4 से 4 कट जाएगा, m से m, r से r कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहां से तुम देखो r को ऊपर बाकी सबको नीचे ले जाओ, तो r की वैल्यू क्या बनेगी देखना, n²h², और ये रहा बेटा ε0 डिवाइडेड बाय, ये रहा यहाँ पे पाई m, और फिर ये रहा बेटा ze²। मेरे हिसाब से ze² लिख लिए, पाई m लिख लिया, ये n²h² लिख लिया, ε0 लिख लिया, सारा कट गया। हाँ बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला। नाउ पुट दिस r इनटू दिस, तो व्हाट इज योर टोटल एनर्जी नाउ? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -1/8πε0 ze², r की जगह क्या लिखेंगे बेटा, n²h²ε0, ऊपर जाएगा तो बनेगा पाई m ze²। इस फॉर्मूले को थोड़ा सजा धजा ले तो कैसा बनेगा देखो, 1/पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, 8ε0²h², ऊपर आ रहा है z²e⁴, और उसके बाद बच रहा है नीचे n²। ये बन गया हमारा फॉर्मूला टोटल एनर्जी। क्लियर है मेरी बात? जवाब है। अब अगर तुमसे कोई ये कहने लग जाए नहीं हमें तो ग्राउंड स्टेट चाहिए था, तो ग्राउंड स्टेट की जब एनर्जी के बारे में बात करोगे तो n की वैल्यू 1 रख दोगे, बस n की वैल्यू 1 रख दो, काम खत्म, आंसर। With reference to semiconductors, answer these questions. What is the change in the resistance of semiconductor with increase in temperature? जैसे ही आप सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घट जाएगा। Name the majority charge carrier in n-type semiconductors, which is electron.
What is meant by doping? Doping is the mixing of different atoms in pure semiconductor crystal without disturbing the crystal structure. बिना क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज या एटम्स को प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर्स में ऐड करना, मिक्स करना कहलाता है डोपिंग। ये डोपिंग डालने से, डोपिंग करने से फ्री चार्जेस अवेलेबल होते हैं सेमीकंडक्टर्स में, जिससे उनकी कंडक्टिविटी को अकॉर्डिंगली वेरी कराया जा सकता है। और कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी ही हमें सेमीकंडक्टर्स के इतने वास्ट नंबर ऑफ यूजेस प्रोवाइड करती है। ठीक, आगे देखें। कह रहा है कि इरेज कर लें पहले तो। An alternating EMF of 200 volt 50 hertz। 50 hertz जो है ओमेगा नहीं है बेटा, हर्ट्ज लिखा होगा तो फ्रीक्वेंसी होगा, रेडियन पर सेकंड लिखा होगा तो ओमेगा होगा। और अल्टरनेटिंग EMF है यानी कि ये RMS वैल्यू दी है, पीक नहीं है। Applied to an LR circuit having a resistance of 10 ohm, inductance of 0.05 Henry, connected in series। impedance बताना है। हम जानते हैं कि impedance की वैल्यू जो है वो होती है R स्क्वायर प्लस जीटा L माइनस जीटा C का होल स्क्वायर, क्योंकि LR सर्किट है, जीटा C तो है ही नहीं, तो हमारे लिए जो बन रहा है वो है R स्क्वायर प्लस जीटा L का स्क्वायर, जहाँ पे जीटा L का मतलब होता है ओमेगा L, ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई f, तो 2 पाई बेटा 2 पाई रहा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है और इंडक्टेंस की वैल्यू 0.05 है। तो मैं नहीं समझता कि इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है, मैंने जीटा L निकाल के दिखाया और रेजिस्टेंस आपको 10 ओम्स दे रखा है, put the values in this equation, get the result। तो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, तो आप कैलकुलेशन करिए इसमें। करंट इन द सर्किट, करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करंट की बातें करते हैं तो आप वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ना सोचें, जब भी एसी आ जाए तो आप ये ना सोचें, आपके दिमाग में करंट की जगह वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस आना चाहिए। वोल्टेज तो आपको 200 दिखा हुआ है और इंपीडेंस का मतलब हो गया रेजिस्टेंस का एक स्क्वायर प्लस जीटा L का स्क्वायर, जहाँ पे जीटा L अभी अभी हम लोगों ने लिखा है 2 पाई FL, 2 पता है, पाई पता है, F दिया हुआ है, L भी दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, कोई चमत्कार नहीं। अगला देखो क्या है, ड्रॉ द लेबल्ड ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो इफ यू सी दिस, तो कह रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस जीटा L और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वोल्टेज पॉजिटिव स्लोप, ये ग्राफ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जीटा L बढ़ेगा। अगला क्या कह रहा है, एसी सोर्स है, ईएमएफ है 200 sin ओमेगा t is connected to a resistor of 50 ohm। तो एवरेज करंट बताइए। सबसे पहली बात, आरएमएस करंट नहीं पूछा है, एवरेज करंट पूछा है, जीरो आंसर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले में क्या पूछ रहा है, आरएमएस वैल्यू ईएमएफ की बताइए। आप देखिए कि ईएमएफ पीक कितना दिया है, पीक दिया है 200, और आप जानते हैं कि जो RMS होता है वो RMS का मतलब होता है पीक डिवाइडेड बाय √2, तो यानी 200 डिवाइडेड बाय √2 वोल्ट्स, ये हमारी RMS वैल्यू। फिर क्या कह रहा है, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस इन LCR सर्किट। LCR सर्किट में जब भी कभी रेजोनेंस आएगा तो LCR सर्किट का रेजोनेंस आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग जो पार है वो भी मैक्सिमम है, और ये तब ही संभव है जब हमारे पास इंपेडेंस जो है वो मिनिमम हो, और मिनिमम इंपेडेंस जो है वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के बराबर होती है, और ये तब संभव है जब जीटा L जीटा C के बराबर होता है, और ये तब संभव है जब फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/√LC के बराबर हो। क्लियर मेरी बात? आई होप ये सारी बातें याद है हम लोगों को, है ना? और ये तब हो सकता है जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर हो जाए। क्लियर? अच्छा, इतनी सारी बातें, जवाब है, खेल खत्म, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, सारे सवाल हो गया, पेपर खत्म। ईश्वर कृपा है, हम बहुत जल्दी जल्दी पेपर कर लेते हैं। हालांकि इस पेपर को अगर बहुत धीमे धीमे मरी हुई स्पीड में आपको पढ़ाया जाए 2 घंटे भी खींचा जा सकता है, और आपको लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा तो दिया। यकीन मानिए ये पेपर बस इतनी ही देर का है जितनी देर में मैंने आपको सॉल्व करके दिया। द रेस्ट ऑफ द टाइम इज टेकन इन द डेकोरेशन ऑफ द नोटबुक।
तमीज से लिखें, धीमे लिखें, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है पेपर करने की, इत्मीनान से उसे कंप्लीट करिए। और जब आप उसे कंप्लीट करें पेपर को तो बहुत नीट लिखिए, जल्दी लिखने की जरूरत नहीं राइटिंग खराब करने की, इत्मीनान से लिखिए, सफिशिएंट टाइम है पेपर में लिखने का, आराम से लिखें, बॉक्स में बंद करें आंसर्स, मार्जिन बनाएं, आंसर खत्म होने के बाद लाइन ड्रॉ करें, ये सब बदतमीजी अच्छी तरह करके आए पेपर में ताकि टीचर को पढ़ते हुए लगे कितनी नीट एंड क्लीन कॉपी है। हालांकि इसका बहुत बड़ा असर नहीं, पर एक साइकिक असर जरूर है कि जितनी आसानी से हम कॉपी पढ़ते हैं उतनी आसानी से हमें आंसर मिलता जाता है। बहुत मैसीनेस मत रखिए, और हड़बड़ी करेंगे तो आप भी सोच नहीं पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से अप्रोच करिए, सफिशिएंट टाइम पेपर में दिया हुआ है, मैंने बहुत एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके दिखाइए, फ्रैक्शन में चीजों को मत छोड़िए, डेसिमल करके जाइए। टीचर का काम है कि हम आपको क्वेश्चन समझाने में छोड़ देते हैं, लिख कर आइए। मैं आपको जब समझाते हुए फ्लो चार्ट बनाता हूँ तो आप 2-4 स्टेटमेंट के बाद फ्लो चार्ट बनाएंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। टीचर आपकी नॉलेज देखना चाहता है, थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन देखना चाहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करिए, चीजों को पॉइंट्स में लिखिए। पेपर करते समय कभी भी थ्योरी नहीं लिखी जाती, जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स बनाकर आप लोग मार्किंग करके लिखते हैं। ये सब करेंगे तो फुल मार्क्स आएंगे। चलिए आज के पेपर को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और ये पेपर समाप्त होता है यहीं पे। मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में आपके लिए इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे, आर्ट अकेडमी पर। करिए सब्सक्राइब, करिए शेयर, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इस तरह के सैम्पल पेपर के अप्रोचेस के वीडियोस लाते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत सारी पढ़ाई का वक्त है, एग्जाम चल रहे हैं, फिजिक्स का पेपर सर पे है। मिलेंगे अगले सैम्पल पेपर में फिजिक्स के पेपर के बिल्कुल करीब। टिल देन थैंक यू।